1857 की क्रांति के बाद भारतवर्ष के अंदर मंगल पांडे की तरह यह बड़ा जबरदस्त धमाका इन दोनों भाइयों ने किया। मिस्टर रैंड की बग्गी को पास आते हुए देखा और झपट करके उसके ऊपर चढ़ गया, पिस्तौल निकाली और धाए से गोली मार दी। कैसी होगी द्वारिका भाई, कैसी संतानों को जन्म दिया। स्वयं स्फूर्त प्रेरणा प्राप्त करके उन्होंने उस कालखंड के अंदर अंग्रेजों के खिलाफ ऐसा जबरदस्त धमाका कर दिया। भारत मां मेरा बलिदान मांग रही है, मां तुम आज्ञा दो। वो तो 3 ही थे, यदि 7 भी होते तो हे मां तेरी बलि वेदी पर उनकी भेंट चढ़ा दे। भारतीय स्वतंत्रता के 75वें वर्ष पर प्रारंभ हुए अमृत महोत्सव पर समुत्कर्ष समिति द्वारा आयोजित व्याख्यान श्रृंखला यह गाथा है बलिदानों की में हमें आज माननीय ओम प्रकाश जी भाई साहब का मार्गदर्शन प्राप्त होने वाला है। आदरणीय ओम जी भाई साहब हम सभी के सुपरिचित हैं। पूर्व में समुत्कर्ष समिति द्वारा आहूत विभिन्न व्याख्यानमालाओं में और अन्य अवसरों पर हम सभी को आपका सांस्कृतिक परक जीवन मूल्य संवर्धक पाठ्य प्राप्त होता रहा है। मैं आज के इस पुनीत अवसर पर मान्यवर भाई साहब से निवेदन करूंगी कि वे हमें प्रबोधन प्रदान करावें। भारती जय भारती जय भारती, स्वर्ग ने थी जिस तपोवन की उतारी आरती। जय भारती जय भारती जय भारती जय भारती जय भारती जय भारती जय भारती। समुपस्थित देवियों और सज्जनों, क्रांति महोत्सव 15 अगस्त के बाद जोर पकड़ रहा है। वास्तव में यह जो अमृत महोत्सव है, इसके बीच के कालखंड में योगायोग से कुछ तिथियां भी ऐसी आएंगी जो हम सब लोगों के लिए अत्यंत महनीय और प्रेरणाकारक होगी। जैसे अभी पिछला एपिसोड रक्षाबंधन के दिन ही था। देश की रक्षा, धर्म की रक्षा, संस्कृति की रक्षा, उसके लिए सूत्र बांध करके संकल्पित होना, वो प्रसंग भी हम सब लोगों को प्रेरणा देने लायक है। और आज का जो एपिसोड है उसके लिए भी कल आने वाली सोमवार को श्री कृष्ण भगवान की जन्माष्टमी। कृष्ण भगवान के समान भी कोई क्रांतिकारी मिलना मुश्किल। मैं हमेशा ही कहता आया हूं, भारतवर्ष के अंदर 3 लोग ऐसे हुए हैं जिनको सदैव याद रखना चाहिए। एक प्राचीन काल के श्री कृष्ण, दूसरे चाणक्य और तीसरे छत्रपति शिवाजी महाराज। ये तीनों लोग ऐसे रहे हैं जिन्होंने स्वराज्य की, धर्म की रक्षा के लिए, धर्म की स्थापना के लिए बुद्धिमानी से, योजकता से, संगठन कौशल्य से, चातुर्य से सारा काम खड़ा किया। अपने जीवन में कदम भी पीछे हटाने पड़े, रणछोड़ भी कहलाना पड़ा, औरंगजेब की कैद में भी जाकर के रुकना पड़ा, छुपना पड़ा, कायर भी कहलाना पड़ा। सब चीजें योजना, सब चीजें योजना। तो देश को आजाद कराने वाले
जितने सारे प्रमुख लोग हुए हैं उन लोगों के जीवन पर भी प्रत्यक्ष हो चाहे परोक्ष हो, इन महापुरुषों का असर व्यापक रूप से हुआ। हम सब लोग जानते हैं हमारे इस देश में एक बड़े ही प्रभावकारी गरम दल के नेता कहलाने वाले, गरम दल को उग्र दल बनाने वाले, किंतु स्वराज्य की मांग को सशस्त्र पूरे देश भर के अंदर चलाने वाले एक बड़े प्रखर क्रांतिकारी नेता हुए हैं। उनका नाम है लोकमान्य तिलक। लोकमान्य उनकी उपाधि है बाल गंगाधर तिलक। वैसे बचपन का नाम बाल नहीं है, बाल उपनाम है, पर अंत तक बाल ही चलता रहा। उनका बेसिक नाम है केशव, कृष्ण के नाम पर ही। और उनका जन्म हुआ रत्नागिरी में 23 जुलाई 1856। माता पिता बचपन में चले गए, चाचा चाची ने उनको पाला। 10 वर्ष की अवस्था में ये रत्नागिरी से पूना आ गए। आगे की इनकी पढ़ाई लिखाई सब वहीं हुई। देखिए आप, कुछ बातें जो गौर करने की है इस व्यक्ति के जीवन पर, जो इनको बड़ी महानता के रास्ते पर लेकर के जाती है, जो हमें भी अपनानी पड़ेगी। सबसे पहली बात, शरीर कमजोर नहीं होना चाहिए। शरीर माध्यम खलु धर्म साधना। तो क्या करना, इनका शरीर कमजोर था, बुद्धि तो प्रखर थी, तेज थी। गणित इत्यादि विषय तो इनके बड़े माने हुए विषय थे। इन्होंने वासुदेव बलवंत फड़के के अखाड़े में जाकर के, गणेश खिंड में उनका अखाड़ा था, 1 वर्ष तक पढ़ाई इत्यादि अन्य सब कामों को रोक करके केवल शरीर पर ध्यान दिया। इसका परिणाम इनको आगे जाकर के मिला है। साल भर के अंदर शरीर को इन्होंने इस्पात के समान बनाया। उसके बाद में इन्होंने प्रचंड स्वाध्याय किया, अपनी बौद्धिक प्रतिभा का परिचय दिया, बीए किया, एमए किया, एलएलबी की पढ़ाई की। अपने जीवन के लक्ष्य के बारे में सोचते समय में इनके मन में हमेशा ही विचार ये आता था कि अपने देश पर अंग्रेजों का शासन है। जब तक अपने देश को अंग्रेजों से मुक्त नहीं कराएंगे, भारत माता को गुलामी की बेड़ियों से मुक्त नहीं कराएंगे, तब तक हम कुछ नहीं कर सकते। इनका एक मित्र था गोपाल राव आगरकर। दोनों में मतभेद भी था, पर दोनों मित्र भी थे। दोनों के बीच में विचारधारा को लेकर के भी भेद था। तिलक जी मानते थे राजनीति के क्षेत्र में आगे जाकर के देश को आजाद कराना यह सर्वोपरि काम होना चाहिए। आगरकर मानते थे कि समाज परिवर्तन ये पहला काम होना चाहिए, समाज सुधार ये पहला काम होना चाहिए। दोनों में मतभेद होते हुए भी दोनों अच्छे मित्र थे। विष्णु शास्त्री चिपलुणकर, उन्होंने पूना के अंदर एक न्यू इंग्लिश स्कूल करके शुरू किया। तो ये दोनों मित्र उनकी स्कूल में पहुंच गए और इन्होंने सार्वजनिक जीवन की शुरुआत शिक्षक के रूप में। योग से आगे फर्ग्यूसन कॉलेज भी इसने इन लोगों ने बनाया। इनकी एक डेक्कन कॉलेज सोसाइटी बनी थी, उसके अंतर्गत स्कूल कॉलेज वगैरह सब चलते रहे। राष्ट्रीयता के संस्कार देने के ये प्रबल केंद्र थे और शिक्षक की भूमिका के रूप में दोनों ने 11 वर्ष तक काम किया। उनको लगा अगर सार्वजनिक जीवन में हमें हस्तक्षेप करना है, आगे बढ़ना है, तो कुछ और करना पड़ेगा। तो दोनों ने मिलकर के योजना बनाई, केसरी और मराठा। केसरी मराठी में, मराठा इंग्लिश अंग्रेजी। अंग्रेजी का संपादन का कार्य तिलक जी ने खुद के जिम्मे रखा और आगरकर को साथ लिया।
मराठी वाला जो पत्रक था उसकी जिम्मेदारी उनको दी। थोड़े ही समय के अंदर ये दोनों साप्ताहिक पत्र महाराष्ट्र के अंदर लोकप्रिय हो गए। सरकार की धज्जियां उड़ाना, बाल की खाल निकालना, विविध प्रकार की चीजों को लोगों के सामने लाना, जनमानस बनाना, लोगों में जन चेतना, राष्ट्र चेतना का भाव पैदा करना इत्यादि ये काम बखूबी होने लगे। किंतु तिलक जी को लगा कि ये जो काम है ये भी इतना अधिक सार्वजनिक जीवन में प्रभाव नहीं डाल पा रहा, तो क्या किया जाए। योग ऐसा बना, छत्रपति शिवाजी महाराज जी राज्यारोहण का समय आया तो राज्यारोहण का उत्सव रायगढ़ के अंदर बड़ा धूमधाम से मनाया गया। तो इनको ख्याल में आया कि शिवाजी उत्सव के रूप में पूरे महाराष्ट्र में इस कार्यक्रम को चलाया जाए। उन्होंने शिवाजी उत्सव के रूप में उस कार्यक्रम को पूरे महाराष्ट्र में चलाया। उनकी वक्तृता होती थी, लोगों के सामने शिवाजी को आधार बना करके राष्ट्रीयता के संस्कार दिए जाते थे, जगाए जाते थे, लोगों को उनका कर्तव्य बोध कराया जाता था। लोगों में धार्मिक भावना ज्यादा है, इसलिए एक दिन गणेश जयंती का अवसर जब आया तो उस समय में लोग लेजम लेकर के बड़ा जुलूस निकालते हैं। उन लोगों को रोक करके वहां व्याख्यान देने की परंपरा ये विकसित की, तो वहां से गणेशोत्सव शुरू हो गया। गणेशोत्सव और शिवाजी उत्सव ये महाराष्ट्र के अंदर लोक जागरण के कार्य के लिए अंग्रेजों के विरुद्ध काम आने वाले दो बड़े अस्त्र के रूप में सिद्ध हुए। केसरी और मराठा दो पत्रक, शिवाजी उत्सव और गणेशोत्सव दो सार्वजनिक जीवन में महोत्सव, इन चार कार्यों के माध्यम से तिलक जी ने वहां बड़ी भारी लोक चेतना पैदा की। यूं तो जो मैं कथा आगे कहने जाऊंगा उस कथा से पहले कुछ बातें तिलक जी के संदर्भ में पहले बता देना चाहता हूं। तिलक जी का शरीर बलवान था, पर तिलक जी ने हुम के द्वारा चलाई गई कांग्रेस जो 20 साल तक कुछ भी नहीं कर पा रही थी, 1905 में जब करजन ने बंगाल का विभाजन किया, उस समय में पूरे देश को जागृत करने में तिलक जी ने बंगाल के विपिन चंद्र पाल, पंजाब के लाला लाजपत राय, उनको साथ लेकर के जो आंदोलन चलाया, अरविंद घोष को साथ लेकर के जो प्रबल प्रखर राष्ट्रीयता का बीज बोया और लोगों के सामने स्वराज्य मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है ये नारा दिया। स्वराज्य के लिए हमें 3 चीजों पर ध्यान देना होगा। पहली चीज, संस्कार चाहिए, योद्धा चाहिए, प्रशिक्षण चाहिए, तो राष्ट्रीय विद्यालयों की स्थापना, जगह जगह पर सोसाइटी इत्यादि खड़ी करके राष्ट्रीय विद्यालय खड़े किए जाए। दूसरा, अंग्रेजों की अगर कमर तोड़नी है तो अंग्रेजों के द्वारा निर्मित विदेशी सामान उनकी होली जलाई जाए, उनका बहिष्कार किया जाए। तीसरा, तो लोगों के पास में विकल्प क्या होगा, तो स्वदेशी आर्थिक आंदोलन, स्वदेशी वस्तुओं का उपयोग करो। स्वदेशी वस्तुओं के लिए उन्होंने व्यापारियों को, उद्योगपतियों को मिलकर के कैसे हम अपने स्वदेशी वस्तुओं का निर्माण करके अपने देश के लोगों को पहुंचाएं, इसके लिए प्रयास किया। तो ये जो 3 सूत्र और चौथा सूत्र स्वराज्य, इन चारों सूत्रों के आधार पर देशव्यापी आंदोलन खड़ा कर दिया। यहां से लाल बाल पाल इनकी तिकड़ी ये प्रसिद्ध हुई। अंग्रेज थर्रा गए। 2008 में इनके ऊपर राजद्रोह का मुकदमा दायर करके इनको मांडले ब्रह्मदेश में, वहां की जेल में 6 साल की सश्रम कारावास, 6 साल। ये मांडले की जो जेल है उसके बारे में ऐसा कहते हैं, बहादुर शाह जफर को भी वहां भेजा गया था, 1 साल के बाद उन्होंने दम तोड़ दिया। वहां आर्द्रता ज्यादा है, सीलन ज्यादा है, जो कोई भी कैदी वहां जाएगा वो क्षय रोग से पीड़ित होकर के मर जाए।
एक प्रकार से काले पानी की सजा जैसा है। तिलक जी को वहां रखा, पर यह अद्वितीय प्रतिभा का धनी व्यक्ति 6 साल के सश्रम कारावास का सदुपयोग इन्होंने किया प्रवृत्ति मार्गी व्याख्या की श्रीमद् भागवत गीता की। ज्ञानेश्वरी का बहुत अच्छा अध्ययन था। कृष्ण के बड़े परम भक्त थे, नाम भी केशव। उन्होंने गीता रहस्य इस नाम से प्रवृत्ति मार्ग की व्याख्या गीता की ये की। 6 साल में ये जो उपलब्धि उनकी जो हुई है, इस उपलब्धि के आधार पर जब पुस्तक छपी, प्रथम संस्करण ही 5000 पुस्तकें एक साथ विक्रय हो गई। एक और पुस्तक जिस पर थोड़ा विवाद है, आर्कटिक होम, उत्तरी ध्रुव के बारे में कथा, उसमें उन्होंने बताया आर्य बाहर से आए, अंग्रेजों ने जिस मिथक की रचना की उस मिथक को एक प्रकार से परोक्ष रूप से इन्होंने प्रस्थापित कर दिया। सत्य क्या है? आर्य बाहर से नहीं है, यह आर्यों का ही देश है। आर्य जाति नहीं है, गुणवाचक संज्ञा है। वेदों में आर्यों का जिक्र आया। प्राचीन काल से लगा करके आधुनिक काल तक इस देश का सारा डीएनए आर्यों से मिलता जुलता ही है। ये आर्य और द्रविड़, ये भेद अंग्रेजों ने पैदा किया, फूट डालो राज करो राज की नीति के अंतर्गत। एक मानसिक परतंत्रता लोगों के अंदर पैदा हो जाए उसके लिए। इसलिए यह सिद्धांत आधुनिक इतिहासकारों ने, आधुनिक विद्वानों ने ध्वस्त कर दिया है। आर्य बाहर से आए, ये कोई भी मनगढ़ंत कपोल कल्पना और मिथक अंग्रेजों ने निर्माण किया था, ये सत्य नहीं है। क्रांतिकारी आंदोलन में लगातार इनकी उग्रता, पूरे देश भर के अंदर भ्रमण से शरीर टूट गया। 1 अगस्त 1920 में तिलक जी का स्वर्गवास। तिलक युग का यहां समापन हो गया और तिलक युग के बाद में यहां अपने देश को गांधी युग के नाम से एक नया युग मिला। वही कांग्रेस के नेतृत्वकर्ता बन। अब हम जरा थोड़ा वापस पीछे आते हैं। पीछे भी तिलक जी का एक बहुत बड़ा महत्वपूर्ण रोल और जिस घटना को मैं आपके सामने रखना चाहता हूं उसके साथ जुड़ा हुआ है। 1896 पूरे देश भर के अंदर प्लेग नाम की बीमारी फैली। ये जो प्लेग है धीरे धीरे सर्वत्र पूरे देश भर के अंदर फैलने लगा। पूना शहर में भी प्लेग बहुतायत में फैला। अंग्रेजों ने वहां मिस्टर वाल्टर रैंड, उसको 17 से असिस्टेंट कलेक्टर था, वो पूना का कलेक्टर बना करके भेज दिया। ये जो रैंड है ये अपनी कठोर नीतियों के कारण से बहुत कुख्यात रहा है। बदमिजाज, हिंदुओं के ऊपर अन्याय अत्याचार करने वाला। इसने प्लेग के अंदर लोगों के घरों की तलाशी लेकर के, प्लेग वाला कौन है उसको अलग ले जाया जाए, क्या किया जाए, उस समय में इसने जो अभद्र व्यवहार किया, लोगों के घर में जूतों से ही पूजा घर में, रसोई में चले जाना, उनके महिलाओं के साथ में बदतमीजी के व्यवहार करना, घर को आग लगा देना, सामान उठा करके बाहर फेंक देना। माने एक दृष्टिकोण से देखा जाए तो मिस्टर रैंड के अन्याय और अत्याचारों से पूना शहर आतंकित और पीड़ित होने लग गया। तिलक जी की कलम चलने लगी। अंग्रेज पागल हो गए हैं, ये तो औरंगजेब का शासन हो गया मिस्टर रैंड के शासन की तरह। तरह तरह की बातें वो लिखने लगे। तिलक जी को इन सब आधारों को बना करके अंग्रेज सरकार गिरफ्त करने की फिराक में थी। योग ऐसा बना 12 जून 1897 को शिवाजी महाराज का राज्याभिषेक उत्सव, शिवाजी उत्सव था। उसमें विभिन्न वक्ताओं ने शिवाजी महाराज को आधार बना करके इस अफजल खां का तो वध करना चाहिए। शिवाजी महाराज ने अफजल खां का वध किया तभी जाकर के सब काम ठीक हुआ।
ये जब उत्सव में इस प्रकार की बात होने लगी, तिलक जी ने भी इस प्रकार की सारी बातचीत में अध्यक्षता करते हुए बोला, शिवाजी महाराज ने अफजल खां का जो वध किया है वो कोई गलत काम नहीं किया, धर्म के हित में किया है, देश के हित में किया है, परमार्थ के हित में किया है। अब ये बातें अंग्रेजों को तो चुभने वाली थी, परंतु बातें बातें होती है, उससे परिणाम नहीं आते। परिणाम किससे आते? कुछ करके दिखाने से। करके दिखाया किन्होंने? तो जिनकी कहानी मैं सुनाने जा रहा हूं उसका शीर्षक है चापेकर बंधुओं के द्वारा मातृभूमि की रक्षा के लिए जो यज्ञ चल रहा था उसमें अपनी आहुति देना। उस कालखंड के अंदर, पूना के अंदर ये जो घटना घटी है, इसने संपूर्ण देश को जागृत कर दिया। ये चापेकर बंधु हरिपंत चापेकर पूना के बहुत बड़े सुप्रसिद्ध कीर्तनकार थे। उनकी पत्नी द्वारिकाबाई 3 संतानों को जन्म दिया। 1868 में पहली संतान, 72 में दूसरी संतान और 76 में तीसरी संतान। पहले लड़के का नाम रखा दामोदर, दूसरे का नाम रखा बालकृष्ण और तीसरे का नाम रखा वासुदेव। देखिए आप, तीनों नाम कृष्ण पर है। दामोदर कृष्ण का नाम, बालकृष्ण कृष्ण का नाम और वासुदेव कृष्ण का नाम। हरि, पार्वती, द्वारिकाबाई, माने सारा कृष्ण से संबंधित परिवार, कीर्तनकार। पर ये जो बच्चे थे, ये चित्पावन ब्राह्मण होने के बावजूद भी इनके मन में इस प्रकार का विचार पैदा होता था कि हम सेना में जाकर के अंग्रेजों को इस देश से खदेड़ दें। ये जो बड़ा भाई है दामोदर, इसने बहुत प्रयास किया, तिलक जी का सहारा लिया और तिलक जी का सहारा लेकर के तिलक जी ने एक बार तो इनको पत्र लिख करके दे भी दिया। ये जो अपना उदयपुर है, उदयपुर के दीवान थे उस समय में श्यामजी कृष्ण वर्मा, और उनको पत्र लिख दिया कि ये एक युवक आ रहा है, इसको आप किसी भी प्रकार के सैनिक कार्यों में लगा दीजिए। पर श्यामजी कृष्ण वर्मा को उदयपुर की दीवानगी छोड़नी पड़ी और उनकी कथा आगे आएगी। वो इंग्लैंड चले गए। अनेकों राज्यों के दीवान रहने के बाद वो इंग्लैंड चले गए। उन्होंने देशभक्ति से परिपूर्ण किस प्रकार का काम किया, वो आगे के सत्रों में हम विवेचन सुनेंगे। किंतु इसकी मनो इच्छा पूर्ण नहीं हुई, तो इसने अपना खुद का ही अखाड़ा खोल दिया, एक क्लब बना दिया। उसके अंदर युवकों की भर्ती शुरू हो गई और उनको ट्रेनिंग, सेना की जैसे ट्रेनिंग दी जाती है ऐसी ट्रेनिंग दी जाने लगी। अब ट्रेनिंग भी मिल रही है, अखाड़ा भी खुल गया, लोग भी जुड़ गए। तब क्या करें? तब इन्होंने अनेक अनेक कारनामे कॉलेज विद्यार्थियों के रूप में जो किए जाते हैं करने शुरू कर दिए। जो लोग अंग्रेजों के पीछे लगे थे उन लोगों की पिटाई करना, मारपीट करना, थानों में आग लगा देना। और बड़ी विचित्र बात बताऊं मैं आपको, ये जो दामोदर पंत है सबसे बड़े, ये महारानी विक्टोरिया के 60वें राज्यारोहण का समय था, 1897, 22 जून। उससे पहले मुंबई जाकर के विक्टोरिया के चेहरे पर कोलतार से काला मुंह कर दिया और जूतों की माला पहना दी। बड़ा विचित्र प्रकार का व्यक्ति, अपने मन के अंदर उठने वाले इस विक्षोभ को, इस आक्रोश को वो इस तरीके से शांत किया करते थे। तीनों भाइयों के अंदर एक ही संस्कार, एक ही भाव, एक ही लक्ष्य। हे भारत माता, हम तुम्हारे लिए अपने जीवन की आहुति देंगे। योगायोग से उनको मौका मिल गया। मिस्टर रैंड औरंगजेब के रूप में पूना पर अत्याचार करने के लिए
आया। उसके अत्याचारों से पूरी पूना शहर पीड़ित थी। इन्होंने किसी को भी भनक नहीं लगने दी, योजना बनाई। ये जो मिस्टर रैंड है और लेफ्टिनेंट आर्यस्ट जो इसका सहयोगी है, इसकी 12 बजानी, इसकी हत्या करनी। क्या किया? योजना। 12 जून का जो शिवाजी उत्सव था, उस शिवाजी उत्सव में दामोदर पंत का भाषण अगर आप सुनेंगे और गणेशोत्सव में उनका अगर भाषण सुनेंगे तो आपको लगेगा कि वास्तव में इनके मन की भावनाएं क्या थी। गायें कट रही है, लोग पिट रहे हैं, भूखे मर रहे हैं, भारत माता को गुलामी की बेड़ियों से जकड़ दिया गया है। शिवाजी उत्सव मनाते हो पर शिवाजी जैसे कार्य नहीं करोगे तो उत्सव मनाने का क्या फायदा? हम करेंगे ये कार्य, सुनना तुम हमारी गाथाएं। गौ माता तुम्हारे सामने मर रही है, तुम उसकी रक्षा नहीं कर सकते। कसाईयों की तरह देश हमारे को लूट रहे हैं अंग्रेज, हम उनका प्रतिकार नहीं कर सकते। ऐसी ऐसी बातें उनके भाषण में हुआ करती थी। क्षात्र धर्म का प्रागट्य उनके अंदर जो हो रहा था, उसको अवसर मिल गया। योजना बनी। 22 जून गणेश खिंड के पार गवर्नमेंट का एक बहुत बड़ा हाउस था, वहां महारानी विक्टोरिया का 60वां राज्यारोहण, उसका बड़ा उत्सव धूमधाम से मनाया जाने लगा। शाम को 7 बजे से ही अंग्रेज लोग वहां पहुंचने लग गए। इनकी मित्र मंडली ने उसके आसपास उसी सड़क पर गणेश खिंड की जो घाटी है उस पर डेरा डाल दिया। इनको लगा आते समय में तो सब लोग होंगे, जाते समय में एक एक करके सब निकलेंगे, तो कौन कब निकलता है उसकी पूरी रेकी की जाए। छोटे भाई वासुदेव को आगे लगा दिया। वो अपने मित्र साठे और रानाडे उनके साथ वहां खड़ा हो गया। मिस्टर रैंड रात को 12 बजे निकला, अपनी बग्गी में बैठा, उसकी बग्गी रवाना हुई। थोड़ी देर बाद में लेफ्टिनेंट आर्यस्ट आया, अपनी बग्गी में बैठा अपनी पत्नी के साथ, वो भी रवाना हुआ। दोनों की बग्गियां चलने लगी। वासुदेव दौड़ा, आगे झाड़ियों में छुपे हुए थे दामोदर पंत, बालकृष्ण पंत। रैंड की बग्गी आगे थी, थोड़ी ही दूरी पर आर्यस्ट की बग्गी थी। वासुदेव बोला, गोविंदा आला रे आला। बालकृष्ण चौकन्ना हो गया, झाड़ियों में से बाहर आया, मिस्टर रैंड की बग्गी को पास आते हुए देखा और झपट करके उसके ऊपर चढ़ गया। पिस्तौल निकाली और धाए से गोली मार दी। पीछे बग्गी आ रही थी आर्यस्ट की, दूसरा भाई दामोदर वो आगे निकला और उसने झपट करके उसी तरह चढ़ा, पिस्तौल निकाली। मिस्टर आर्यस्ट की पत्नी तो देख करके बेहोश हो गई। आर्यस्ट को उसी समय गोली मारी, दोनों तत्काल मृत्यु को प्राप्त हुए। 23 जून को पूना में धमाका हो गया। मिस्टर आर्यस्ट और रैंड, इतने बड़े कलेक्टर, इतने बड़े अधिकारी, रात को किसी ने, अज्ञात व्यक्ति ने मार दिया। कौन है वो? कौन है वो? अंग्रेज सरकार थर्रा उठी। उस जमाने के अंदर 1857 की क्रांति के बाद भारतवर्ष के अंदर मंगल पांडे की तरह यह बड़ा जबरदस्त धमाका इन दोनों भाइयों ने किया। मिस्टर रैंड और आर्यस्ट दोनों को खत्म कर। तिलक जी को सूचना दी गई सुबह, काम झाला। तिलक जी शांत रहे। लोगों को मालूम था, अंग्रेजों को, हो न हो इन सब कांड के पीछे तिलक जी का हाथ है, पर कोई प्रमाण नहीं मिल रहे थे। है कौन? लोगों को धमकाया गया, डराया गया, नागरिकों को धमकाया गया, अन्याय अत्याचार बढ़ने लगे। तो बालकृष्ण चापेकर और दामोदर चापेकर दोनों ने मिलकर के बातचीत की। दामोदर ने कहा, बड़ा मैं हूं, पहले मैं जाता हूं। दूसरे ने कहा, नहीं मैं जाऊंगा, अपना अन्याय अत्याचार नहीं देख सकते। उन दोनों के पहल कौन करे
उस चक्कर में दोनों गए नहीं। किंतु एक बात जो मैं हमेशा बोलता आया हूं, यहां पर भी होती है। सरकार ने इनके नाम पर 20,000 का इनाम रख दिया। रामचंद्र द्रविड़, गणेश शंकर द्रविड़, ये 2 भाई थे। ये किसी समय में इस क्लब में आते थे। अभी इन दिनों वो इस क्लब में नहीं आए थे, किंतु उन्होंने ये सगुफा, जो जांच अधिकारी सुपरिटेंडेंट सीआईडी मिस्टर ब्रुइन आया था, उनके पास गए और कहा हम आपको सुराग देते हैं, आप हमें 20,000 दीजिए। वो विश्वासघाती निकले। उन्होंने दामोदर और बालकृष्ण इनका नाम बता दिया। पुलिस ने दामोदर को धर दबोचा, मुकदमा चला। 1 साल भर तक जेल में रहे। सेशन जज मिस्टर क्रो, मुकदमे की सुनवाई अंग्रेजों के वहां तो वैसी ही होती थी। इनको साल भर बाद 1897 की यह घटना है, 22 जून की, और 8 अप्रैल 1898 को इनको फांसी दी गई। और तिलक जी को 18 महीने का सश्रम कारावास राजद्रोह के अपराध में दिया गया। बालकृष्ण फरार हो गया, निजामशाही के वहां चला गया। पर उसको लगा कि पीछे घर पर सब परेशान होंगे, उनको परेशान किया जाएगा, तो ये आ गया और इसने सरेंडर कर दिया। सरेंडर जब किया तो पुलिस ऑफिसर ब्रुइन के मन में आया कि इसका जो छोटा भाई है वो भी इसमें शामिल होना चाहिए, उसको सरकारी गवाह बनाया जाए। तो उसको बुला करके और उसको दबाव दिया, तुम्हें सरकारी गवाह बनना पड़ेगा। वासुदेव समझ गया। वासुदेव अपनी मां के पास गया। मां, दोनों भाई तो चले गए, मैं भी उसी रास्ते पर जाना चाहता हूं, मेरा मन फड़फड़ा रहा है। भारत मां मेरा बलिदान मांग रही है, मां तुम आज्ञा दो। एक मां के 3 पुत्र, तीनों एक ही रास्ते पर, मां क्या बोलती? उसने थरथराता हुआ हाथ उसके माथे पर रख दिया। मां की आज्ञा मिल गई है, यह सोच करके वो चल पड़ा। यह सोच करके वो चल पड़ा और उसने निर्णय किया, गणेश शंकर और रामचंद्र द्रविड़ ने धोखेबाजी की है, देशद्रोह किया है, उनको उसकी सजा भोगनी पड़ी। अपने मित्र महादेव रानाडे और साठे को लिया, पंजाबी नौकरों जैसा वेश बनाया, उनको पता न चले इसलिए, और उनके घर के नीचे जाकर के उर्दू पंजाबी लहजे में उन्होंने बोला, अरे द्रविड़ घर पर हो क्या? ब्रुइन साहब ने आपको थाने में बुलाया है। ऊपर जंगले में से झांक करके गणेश ने बोला, कौन है रे? ब्रुइन साहब ने बुलाया है थाने में। ठीक है तुम चलो, हम आते हैं। ब्रुइन साहब के नाम पर तो वो दोनों आने ही थे। वो दोनों आए नीचे आकर के मोहल्ले में से थोड़ा सा आगे निकले होंगे, गली के नुक्कड़ पर, मोड़ पर ये तीनों खड़े थे। वासुदेव आगे आया, पिस्तौल निकाली और 20,000 रुपए का इनाम तो तुम लोगों ने ले लिया ना, थोड़ा कुछ और इनाम भी मिल जाए तुम्हें, तुम्हारा नाम भी बहुत होगा। और उसने ट्रिगर दबा दिया। दोनों भाई धराशायी मर गए। वासुदेव ने पुलिस में जाकर के समर्पण कर दिया, महादेव ने भी समर्पण कर दिया। मुकदमा चला। 2-2 दिन के अंतराल में 99 में सबसे पहले वासुदेव छोटा, उसको फांसी मिली 8 मई को। 10 मई को महादेव रानाडे को फांसी मिली और 12 मई को बालकृष्ण भी पेंडिंग था उस समय तक, उसको फांसी मिली। और ये जो साठे हैं उसको 7 साल का सश्रम कारावास मिला। एक मां के 3 पुत्र। कैसी होगी द्वारिका भाई?
कैसी संतानों को जन्म दिया, स्वयं स्फूर्त प्रेरणा प्राप्त करके उन्होंने उस कालखंड के अंदर अंग्रेजों के खिलाफ ऐसा जबरदस्त धमाका कर दिया। भगिनी निवेदिता का नाम तो सुना है, कलकत्ता में थी। भगिनी निवेदिता के बारे में भी पूरी जानकारी आप लोगों के सामने दी जाएगी, पर थोड़े में अगर मैं एक बात बोलूं, भगिनी निवेदिता जैसी देशभक्त महिला, क्या देशभक्त पुरुष भी मिलना मुश्किल काम है। उनके कार्यों की और उनके जीवन की जब कथा में निरंतर आगे ही कहूंगा, आप सुनेंगे तो भौचक्के के रह जाएंगे। कहां इंग्लैंड की रहने वाली, कहां ईसाई धर्म में पैदा होने वाली, और कहां भारत के अंदर आकर के भारत माता की बेटी बनकर के भारत के लिए काम करने वाली अद्भुत महिला थी। उस महिला के बारे में जानना, समझना, पढ़ना, प्रेरणा लेना, यह हम सब लोगों के लिए बहुत उपयोगी, बहुत उपयोगी। उसने जब यह सुना, उसका हृदय भी कांप गया। उसको लगने लगा एक मां के 3 बेटे तीनों फांसी के फंदे पर चूम गए। वो 98 में आ गई थी भारत में। 28 जनवरी 1898 को भारत में उसने प्रवेश कर लिया था। मार्च के महीने में उसका नाम भगिनी निवेदिता हो गया था। मार्गरेट एलिजाबेथ नोबुल उसका इंग्लिश नाम है। उसका संस्कार हो गया था और वो विवेकानंद जी के साथ जाकर के पूरे देश भर का भारत दर्शन करके आ गई थी। संकल्प ले लिया था। उसकी कथा हम आगे सुनेंगे, किंतु अभी ये कथा सुनिए। वो ये सोचती है कि उस मां को थोड़ा सांत्वना दी जाए। अंदर से निकलने वाले आंसू उसको झेलना है, पर मैं पहुंच तो सकती हूं। पहुंच गई वो, और जाकर के क्या देखती है कि वो मां तो रो रही होगी, वो तो आंसू बहा रही होगी। उसके 3 पुत्र चले गए, पर वो देखा वो तो शांत प्रशांत। उन्होंने तो भगिनी का आतिथ्य ही किया। भगिनी ने कहा कि आपके 3 पुत्र भारत माता को मुक्त आजादी की लिए फांसी पर चढ़ गए। वो कहती है, बेटी इसमें शोक मनाने जैसी क्या बात है। 3 ही थे इसलिए 3 चले गए, और भी पुत्र होते तो मैं उनको भी इसी रास्ते पर भेज देती। सावरकर लिखते हैं, वो तो 3 ही थे, यदि 7 भी होते तो हे मां तेरी बलि वेदी पर उनकी भेंट चढ़ा देता। कैसी मां है। उस मां से भारतीयता की, देश प्रेम की, राष्ट्रीयता की प्रेरणा भगिनी निवेदिता ने प्राप्त की। वो खुद कृतार्थ हो गई, धन्य हो गई ऐसी द्वारिका बाई के दर्शन करके। चापेकर बंधुओं ने न केवल अपने परिवार का नाम रोशन किया, बल्कि इस भारत माता का नाम भी रोशन कर दिया। अंग्रेज थरथराने लगे। अंग्रेजों के मन में भय पैदा हो गया, और एक दृष्टिकोण से कहा जाए तो बॉम्ब युग इसकी शुरुआत चापेकर बंधुओं ने कर दी। इन चापेकर बंधुओं के बलिदान की घटना सुनकर के वीर सावरकर ने प्रतिज्ञा ली। 81 में जन्म हुआ है सावरकर। सावरकर ने प्रतिज्ञा ली। क्या प्रतिज्ञा ली? मैं अलग से संगठन बना करके सशस्त्र क्रांति को बल दूंगा, अंग्रेजों को इस देश से खदेड़ करके बाहर निकाल दूंगा, और तब तक लड़ता रहूंगा जब तक गोली खा करके मैं स्वयं नहीं मर जाता। शिवजी के मंदिर में जाकर के अपनी मित्र मंडली के साथ में
सावरकर ने प्रतिज्ञा की है। चापेकर बंधुओं के इस बलिदान को सुनकर, ये सावरकर नहीं, मुझे लगता है उस कालखंड के अंदर सारा देश ही प्रतिज्ञित संकल्पित हो उठा था। और उसका परिणाम क्या हुआ है वो आगे आने वाले कालखंड के अंदर हम सब अच्छी तरह से देखेंगे। ये भगिनी निवेदिता के बारे में मैंने आपके सामने विषय रखा। भगिनी निवेदिता और इनके गुरु स्वामी विवेकानंद, और उनके द्वारा जिस प्रकार की शिष्य मंडली का निर्माण हुआ, और विवेकानंद ने भी उस समय में किस प्रकार का जीवन अपना जिया और लोगों को मार्गदर्शन दिया, उसके बारे में हम आगे के लगातार जो एपिसोड आएंगे उनके अंदर सुनेंगे। तब तक के लिए मैं आपसे विदा लेता हूं। अगले एपिसोड में फिर मिलेंगे 11 बजे। नमस्कार। आप सभी का समुत्कर्ष समिति के प्रति यही स्नेह और आत्मीय भाव बना रहे। धन्यवाद।